अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति समाभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। दो मित्र एक सराय में रुकने के लिए आए। एक ही दिन रुकना था उन्हें, दूसरे दिन सुबह सुबह निकल जाना था। रात्रि दोनों ने भोजन किया और दूसरे दिन एक मित्र ने कहा मैं थोड़ा और रुकूंगा, दोपहर को जाऊंगा। पहले ने कहा मैं नहीं रुक सकता, मुझे तो जाना पड़ेगा। वो निकल गया और पहला मित्र फिर लगभग 1 वर्ष के बाद उसी सराय में रुकने आया। और जब वहां रुकने आया तो उस होटल के मालिक ने कहा आप यहां, आप जिंदा है? उसने कहा क्यों? मुझे याद है कि आप 2 मित्र थे और आप दोनों आए थे यहां। उसने कहा हाँ बराबर। फिर क्या हुआ? उसने कहा कि जो भोजन आपने खाया था रात में उसमें जहर मिल गया था। आप तो सुबह सुबह निकल गए थे, पर आपका जो मित्र था उसकी तो डेथ हो गई। वो तो चल बसा क्योंकि भोजन विषाक्त था, पॉइजनस था। वो कहता है क्या उस भोजन में जहर था? 1 साल पहले की बात है और मेरा मित्र मर गया। ये सुनते ही वो भी धड़ाम से नीचे गिरता है और मर जाता है क्योंकि भोजन विषाक्त था। पर कब का? 1 साल पहले का।
एक रेलवे एम्प्लॉय, विदेश में कार होती है, रेफ्रिजरेटर कार, कोल्ड टेम्परेचर होता है उसमें, आइस कोल्ड, फ्रेट कार्स जिसको कहते हैं। रेलवे कार्स होती है कार्गो, जिसमें ऐसी ठंडी चीजें या कुछ लेके जाती है। तो एक बार एक रेलवे एम्प्लॉय उस बुगी में फंस गया जहां का टेम्परेचर माइनस था। बहुत कोशिशें की उसने, पर सब लोग जा चुके थे, टाइम हो चुका था और टेम्परेचर गिरता ही जा रहा था, ठंडी बढ़ती जा रही थी और वो अकेला था, बाहर से लॉक था। क्या करे? उसने बहुत चिल्लाया, चीखो पुकार उसकी किसी ने नहीं सुनी। आखिर उसको लगा कि अब मेरा अंत समीप है, पर जाते जाते उसने पेन से कुछ लिखा, जो जो उसको हो रहा था वो लिखता गया कि ठंडी बढ़ती जा रही है। थोड़ी देर के बाद उसने फिर लिखा, मुझे नहीं लगता मैं जीऊंगा। फिर लिखा, अब तो अंत समीप है, ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अब मैं जा रहा हूं। रात भर पड़ा रहा उस -40 डिग्री टेम्परेचर में। सुबह अधिकारीगण आए और ये दरवाजा खोला गया। देखा निडाल एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और उन्होंने देखा वहां क्या लिखा उसने। पर फिर भाग कर एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि ये जो आइस बॉक्स था, इलेक्ट्रिसिटी कल जा चुकी थी, टेम्परेचर नॉर्मल ही था पूरी रात भर, फिर भी मर गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? मन ने स्वीकार कर लिया, मन ने मान लिया है। तापमान कितना भी हो, पर मन यदि स्वीकार कर ले कि ये बहुत ज्यादा ठंडी है तो फिर है। यदि मन स्वीकार ही ना करे तो फिर है ही नहीं। Even the venom of the snake is poisonless if you can firmly deny it. स्वामी विवेकानंद ने कहा है कहीं पर कि सांप का जहर भी जहरहीन हो जाएगा यदि आप उसे अस्वीकार कर दो तो। एक गुरु भाई स्वामी विवेकानंद को खत लिखता है कि उनका जो दूसरा गुरु भाई है वो बहुत बीमार है, पड़ा हुआ है, बुखार आ रहा है उसको। अमेरिका से उत्तर आता है, व्हाट, बीमार है? आस्क हिम टू सिट अप इन मेडिटेशन एंड शाउट, आई एम सोल, आई एम सोल, आई एम सोल। उसको बोलो खड़े हो जाए, बैठ जाए और केवल एक ही चिंतन करो, मैं आत्मा हूं देह नहीं, मैं आत्मा हूं देह नहीं, नचभाति भूत संगम। ये जो असेंबलेज ऑफ बॉडी है, ये जो पंच तत्वों का ढांचा है, ये मैं हूं ही नहीं, डिनाई करो इसको। साधना का 26वां दिन आज। साधना भी यात्रा है, एक यात्रा है बाहर की, एक यात्रा है अंतर की। अंतर यात्रा में आंतरिक अंधकार को समाप्त करना है। हर एक के अंदर अंधकार है, इस अंधकार को हमें मिटाना है और ये बहुत घना अंधकार है। 2500 वर्ष का अंधकार हमारे भीतर हम लिए घूम रहे हैं। धीरे धीरे होगा, आज की भी मुरली में बाबा ने कहा, आदत पड़ गई है, धीरे धीरे होगा। समझते हैं विकार, पर भी विष को छोड़ते नहीं है। समझते तो है पर छोड़ते नहीं है। अंधकार बड़ा घना है। तो साधना निरंतर चालू रहे,
साधना में सबसे महत्व चीज है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। भले थोड़ी थोड़ी चालू रहे, पर निरंतर अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने आत्मा पर प्रयोग चालू रहे। और हर दिन अपनी एक एक छोटी छोटी कमजोरी को, एक एक छोटे छोटे भय को, जो कल भी बात की थी अभय बनने की, जीतते जाना है। टू स्ले ईच पैशन ईच डे, हर दिन एक वासना को समाप्त करना। टू स्ले ईच पैशन ईच डे, और आगे आगे बढ़ते जाना है धीरे धीरे, सजगता के साथ, जागृति के साथ, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अहंकार के। क्योंकि हम लोग सभी अंदर से डरे हुए लोग हैं, भयभीत है अंदर से। किन किन चीजों का भय अंदर है पता नहीं। बदनामी का भय, मेरे खिलाफ कोई कुछ कह ना दे उसका भय, कोई कुछ बोल ना दे इसका भय, कोई डांट ना दे उसका भय, सबके सामने मेरी सच्चाई ना आ जाए इसका भय। यदि हमें कहा गया कि अपने बारे में जो अभी इस समय जो विचार चल रहे वो थोड़े लिखो, लिखने के बाद हम अपने निकटतम मित्र को भी नहीं दिखा सकते हो। ऐसी चीजें मन में चलती रहती है। आज कहा ना, अंदर बाहर अलग अलग है, साफ नहीं है, दो नाव में पैर है। क्योंकि हर व्यक्ति वो है ही नहीं जो दिख रहा है, वो है कुछ और ही, वो सोच कुछ और ही रहा है, बोल कुछ और रहा है, कह कुछ और रहा है। ये तीनों में असंगति है, विसंगति या समाई है। अध्यात्म अर्थात अलाइनमेंट, थॉट, वर्ड और डीड की, मनसा वाचा कर्मणा, कल की साकार मुरली, एक्यूरेट बनो। इसमें मेहनत है, फुल स्टॉप। ये तीन ही का अलाइनमेंट, समरसता तीनों में आ जाए, ये जो विसंगति है, इनकॉन्ग्रुएंसी, इसको हटाना इसमें से, यही अध्यात्म है। तो अंदर एक बाहर एक नहीं। अध्यात्म वो यात्रा है जो हमें अपने भीतरी अंतरतम अंतस के अंधकार को, तिमिर को मिटाना है। और ये दूसरा कोई नहीं कर सकता, हमें ही जाना होगा। और हम अकेले ही है इस यात्रा में। और जैसे ही अकेले जाते हैं डर लगता है। किस बात का डर लगता है? अंधेरे का। क्योंकि अंदर जाते हमने किताबों में तो सुना है, अंदर जाओ तो शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद, मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। पर हमने जब आंखें बंद की और अंदर गए तो भूत प्रेत पिशाच डर। इसलिए मनुष्य क्या करता है, अपने आप को बाहर बिजी रखता है ताकि अंदर जाने का काम ही ना पड़े। उसको मित्र चाहिए। आज छुट्टी है, क्या करे, कहीं घूमने जाते। क्यों? वो भी बाह्य मुक्त है। अब कुछ किताब पढ़ लेते, कोई संगीत सुन लेते, कोई कहता है मैं राम 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 बजता, वो भी वही है। अपने अंदर जो खालीपन है उसका सामना ही नहीं कर सकते, इसलिए हम अपने आप को भर देते चीजों से, बाह्य चीजों से। कोई मंदिर जाता है, कोई कुछ करता है, पर जो कुछ कर रहा है बाहर कर रहा है, क्योंकि भीतर खालीपन है जो डर लगता है यहां तक पहुंचने के लिए। इसलिए ऐसा भी अभ्यास करके देखो, एक पूरा दिन नो मोबाइल, कुछ भी नहीं, नो बुक्स, नो मुरली, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, अपने आप से सामना होगा यहां पर, कुछ भी नहीं होगा। जितना भोजन चाहिए भोजन मिलेगा, बाकी बस और कुछ नहीं करना। यह सबसे बड़ी साधना है, कठिन से कठिनतम साधना है। पनिशमेंट कहो या जो भी कहो, बट ये भी एक साधना है। क्योंकि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि मुझे मुरली चाहिए। क्यों? इतना दिन का पढ़ा हुआ है ना, एक दिन भी याद नहीं कर सकते क्या पढ़ा। नो बुक, नो पेन, नो डायरी, नो ट्रांसलाइट, नो रेड लाइट, नो ब्राह्मीण, कोई भी नहीं। एक कमरा बस, खिड़की और प्रकृति चाहिए। प्रकृति भी ज्यादा नहीं, कमरे में ही। हाँ,
कोई भी चीज एडिक्शन ना बन जाए, कोई भी। दूसरी एक चीज प्रकृति, किसी को वो भी एक जो ज्यादा बहुत प्रकृति में रहते हैं और खुली हवाओं की जिनकी आदत हो जाती है, फिर उनको ये बंद कमरे बिल्कुल पसंद नहीं आते बाबा के कमरे में बैठ के। पर द सोर्स ऑफ प्रकृति इज माइंड। प्रकृति की को भी ऊर्जा मन से ही मिल रही है। एक किसान काम करता है, उसको ध्यान नहीं है, उसको ऊर्जा उतनी नहीं मिलेगी। पर जो ध्यान पूर्वक करता है, होश पूर्वक करता है कि मुझे ऊर्जा मिल रही है, उसको मिलेगी, किसान को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बेहोशी में कर रहा है। उसी तरह मन ही सोर्स है हर चीज का, पूर्वगामी है हर चीज का। एरोप्लेन में बैठकर भी जमीन पर पैर रखे जा सकते हैं। एक बंद कमरे में जहां अंधेरा है तो भी हम इमेजिन कर सकते हैं मन से, जिसको आदत है कि मैं खुली हवा में हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। ये सारा खेल यहां है। प्रकृति में क्या है, क्यों जा रहे हैं हम? प्राण ऊर्जा लेने के लिए। बट द सोर्स ऑफ प्राणा इज माइंड। मन स्रोत है प्राण का। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि धीरे धीरे व्यक्ति को फिर किधर भी जाने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए योगी जन कहीं नहीं जाते, बस गुफा के अंदर। हमको ये लगता है अरे ये गुफा के अंदर, इसको इंटरेस्ट नहीं है, ये कितनी अच्छा म्यूजिक है, झरना देखो कितना अच्छा है। उसको ना तो झरने में इंटरेस्ट है, ना सूर्य उदय में, सूर्यास्त में, ना सन गेजिंग में, ना पानी में, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं। वो क्योंकि उसको अंदर जो मिल गया वो इतना सुंदर है, इतना श्रेष्ठतम है, उसके सामने बाहर ये सौंदर्य फीका पड़ गया है। पर हाँ, उस स्टेज से गुजरना पड़ेगा। प्रकृति प्रेम की स्टेज से गुजरने के बाद ही ये स्टेज आएगी। जो पहले से ही अंधकार में है, वो अंधकार में उसको कोई अनुभव नहीं होगा। एक बार तो गुजरना पड़ेगा। उसी तरह आहार का भी है। आहार की स्टेजेस है। एक तो है पूर्ण अंधकार में स्टेज, डार्कनेस, जो आ रहा है वो खाते जा रहे हैं, पता ही नहीं है क्या है। एक बीच की 3 स्टेजेस है। सेकेंड स्टेज, आपने बहुत सारी साधनाएं की, यहाँ पर उपवास किए, ये खाऊं कि वो खाऊं, और फिर ये साधना लंबा समय से जाने के बाद आप एक नई स्टेज पर पहुंचते हो। इसको कहते हैं फूड फ्रीडम। इसमें खाता तो है व्यक्ति, पर एडिक्शन नहीं है। आज खाया, अगले 3 दिन खाएगा ही नहीं, कोई आकर्षण नहीं। फिर खा लिया, सब कुछ खा लिया। यही स्टेज, इसको प्राणिक कॉन्शियस, प्राणिक जर्नी की ये स्टेज है। इसका मतलब ये नहीं खाना पीना बंद, वो नहीं है। ये ब्रदारियन इज नॉट दैट। प्राणिक यात्रा है ये, एंजल ऑफ लाइट की। इसमें है फ्रीडम। जब चाहो तब ले लिया, नहीं भी लिया तो चलेगा, है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। वो फ्रीडम, फूड फ्रीडम की अवस्था है ये योगी की अवस्था है। मिल जाए तो ऐसा खाएगा, लोग कहेंगे ये वही है क्या जो उपवास के बारे में बात कर रहा था, ये तो एकदम खा रहा है, पूरा टूट पड़ गया। पर अगले क्षण उपराम है। पर ये स्टेज को आने के लिए आपको उस फास्टिंग की लंबी अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा, तो ही वो स्टेज आ सकती है। नहीं तो वो स्टेज डायरेक्ट, अगर कोई कहे बैलेंस, बैलेंस के लिए क्या चाहिए? दोनों ही चीजें समान चाहिए। बैलेंस में मतलब न्यारा और प्यारा। प्यारेपन की तो बहुत प्रैक्टिस है, न्यारेपन की 0 प्रैक्टिस है, तो बैलेंस कैसे आएगा? न्यारेपन की प्रैक्टिस में एकदम स्ट्रिक्ट हो जाना पड़ेगा व्यक्ति को, किसी से कोई मतलब नहीं, टोटल सन्यासी, किसी से। इसकी प्रैक्टिस जब होगी, देन द थर्ड स्टेज इज बैलेंस। हम क्या कह रहे हैं, एक ही की प्रैक्टिस है और हम बैलेंस की बात कर रहे हैं। बैलेंस करो, बैलेंस करो, भोजन में बैलेंस, इसमें बैलेंस, उसमें बैलेंस, ये बैलेंस। अरे बैलेंस कैसे आएगा? सेवा में बैलेंस होना चाहिए, कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। परम वैराग की अवस्था से गुजरना पड़ेगा, तो ही वो आगे की स्टेज आएगी। चाहे फूड, कुछ भी, चाहे आज की मुरली में साकार महावाक्य, निंदा स्तुति में समान रहो। किसी को स्तुति ही सुनने की आदत है, केवल स्तुति, जो आता है वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, क्या योगी हो, तुमको देखो तो ऐसा लगता है महान तपस्वी हो, ऐसा लगता है तुम्हारा कुंडलिनी जागृत हो गई है। ये सुन के तो व्यक्ति को कैसा आनंद आता है। तुम्हारे चेहरे पर ऐसा लगता है एक दिव्य तेज है, आभा मंडल है, प्रभा मंडल है, जैसे तुम्हारी तीसरी आंख निरंतर खुली हुई है एकदम। मतलब बाबा, हमने आपको देखा तो वहां ऐसा लगा कि जैसे ब्रह्मा बाबा बैठे हुए हैं। अगर कोई ऐसा आके कह दे तो मतलब हम सही मार्ग पे। हमने अपनी छवि दूसरों की छवि के आधार पर बनाई है। हमने अपनी इमेज दूसरों की के मन में, हमारी जो इमेज बनी है उस आधार पर हमारा अपने बारे में मत है।
दूसरा हमें कह के अगर कुछ उल्टा कहने लगे पूरा, तो फिर कितना दुख होगा, अपमान बहुत अधिक होगा। स्तुति की तो बहुत आदत है, निंदा की आदत ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि निंदा होती नहीं है, ज्यादा तारीफ ही करते हैं। पर हाँ, अचानक अगर निंदा हो जाए तो फिर तो मुश्किल हो गई, फिर तो नींद फिट जाती है, फिर कितना दुख होता है। फिर सोचने लगते मैं ऐसा हूं, मतलब हमारा अपने प्रति जो मत है वो दूसरों का हमारे प्रति जो मत है उस पर निर्भर है। दूसरे कहे तुम योगी हो तो हम योगी, दूसरे कहे कि अच्छा मैंने देखा तुम नींद में, आज तुमको बहुत नींद आ रही थी, हम कहेंगे नहीं नहीं कहाँ आ रही थी, लड़ाई, तुम सोते हो। हम ये अभी अगली बार से पूरा ध्यान रखेंगे उसके ऊपर, क्योंकि अब उसको पकड़ना है, उसने हमको पकड़ा, हम ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे उसको। तो अंतरतम की यात्रा है, अंदर अंदर जाना है, भीतर के अंधकार को मिटाना है। कहीं भय बैठा है, कहीं आत्मग्लानि बैठी है, कहीं कोई डर है। तो जो दो कहानियां सुनाई उसमें क्या था, दोनों ही कहानियों में विष तो कितने साल पहले के भोजन में था, 1 साल पहले के भोजन में आज व्यक्ति मर गया, और उसका टेम्परेचर नॉर्मल था, पर उसको क्या लगा कि इसका टेम्परेचर -40 है और वो मर गया। तो वो सब होता है, पता करना आपका काम है। जो भी बातें हम कह रहे हैं यहां बताई जाती है, किसी भी बात को स्वीकार नहीं करना, किसी भी बात को रिजेक्ट इट। खुद इन्वेस्टिगेट करो, खुद रिसर्च करो, खुद ढूंढो, अगर ठीक लगा तो मानो, अदरवाइज थ्रो इन डस्टबिन, सीधा फेंक दो, हमारे काम की चीज नहीं है। कोई कह रहा है, कहीं बात सुनी है, किसने कही है, कोई अनुभवी व्यक्ति ने कही है, इसलिए स्वीकार नहीं करना। डू नॉट एक्सेप्ट बिकॉज इट इज रिटन समवेयर, डू नॉट एक्सेप्ट बिकॉज इट इज सेड बाय सम स्पिरिचुअल मैन, डू नॉट एक्सेप्ट बिकॉज इट इज रिटन इन स्क्रिप्चर्स, डू नॉट एक्सेप्ट बिकॉज इट हैज बीन हैलोड बाय ट्रेडिशंस। परंपरा से चली आ रही है, किसी धर्मशास्त्र में लिखी है, किसी महान आत्मा ने लिखी है, किसी अनुभवी ने लिखी है, ये उसने कहा है, इससे हमारा क्या। हम अपना रिसर्च खुद करेंगे, हम देखेंगे, जरूरी नहीं कि ये जो कह रहा है सब ठीक है, रिजेक्ट कर दो उसको और अपना इन्वेस्टिगेट करो, ठीक लगे तो ले लो, नहीं तो फेंक दो, जबरदस्ती तो है नहीं। तो हमारी यात्रा का एक मुख्य बिंदु आहार है, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। आज हम चर्चा करेंगे तापमान की, टेम्परेचर कंट्रोल की। ठंडी चालू हो चुकी है, कड़ाके की ठंड। जैसे योगी के लिए आज की मुरली में कहा है कि योगी अर्थात निंदा स्तुति में समान, उसी तरह ठंडी और गर्मी भी उसे प्रभावित नहीं करती, अर्थात तापमान में जो बदलाव आता है वो उसे प्रभावित नहीं करता। क्योंकि हमारी साधना यदि तापमान की वजह से खंडित होती है तो ये भी बाधा ही हो गई एक। ठंडी बहुत है, उठना नहीं होता है, अमृत वेला अफेक्ट हो गया, अमृत वेला डिस्टर्ब हो गया, टाइम चेंज हो गया, अर्थात सारा दिन बदल गया, मतलब ये भी एक बाधा ही है। और गर्मी ज्यादा असर करती है या ठंडी? ठंडी। कई लोगों को गर्मी इतनी असर नहीं करती है, ठंडी से बहुत डर लगता है बस। तीसरा है बारिश, ये से तो अपने आप को बचा लेते हैं, इसकी चर्चा की जरूरत नहीं है। फिर है गर्मी, गर्मी की भी बहुत ज़्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है, फैन लगा लेते, एसी लगा लेते, कूलर लगा देते, कृत्रिम मेथड्स, वास्तव में वो सब भी होनी नहीं चाहिए, किसी की आवश्यकता नहीं है। मुख्य जो साधना है वो है ठंडी को जीतने की साधना। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसी 16 पॉइंट्स है जिस आधार से इस ठंडी को जीता जा सकता है। क्यों जीतना है वो हर एक सोच सकता है कितना जरूरी है, क्योंकि ठंडी के सीजन में उठने का टाइम चेंज हो जाता है, बहुत सारी दिनचर्या बदल जाती है, ऐसा होता है वैसा होता है, क्या क्या होता है। और कुछ बातें तो स्थूल है, कुछ सूक्ष्म है। पहले सूक्ष्म बातें लेते हैं। सबसे पहले योगी अर्थात, योगी की क्या परिभाषा है? 16 बातों में सबसे पहली बात, मैं योगी हूं, अर्थात सब बातों में समान, निंदा स्तुति। अभी अभी लोग स्तुति कर रहे हैं, वाह वाह वाह,
यही लोग थोड़ी देर में निंदा करने वाले हैं, समझ लेना। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, सफलता असफलता, यश अपयश, फायदा नुकसान, ये सब होगा ही। ये जो खेल है ये ऐसा बना हुआ है, इसलिए योगी इन चीजों से प्रभावित ही नहीं होता है। स्थित प्रज्ञ योगी अर्थात स्थिर स्थिर है वो। दूसरा, लॉ ऑफ इम्परमानेंस। लॉ ऑफ इम्परमानेंस अर्थात सब कुछ अनित्य है। जो कुछ हो रहा है सब अनित्य है। जो कुछ भी टिकने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं। सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ मरण धर्मा है। जो आज दिख रहा है कल वो नहीं रहेगा, इस बात को अंदर ही अंदर पक्का कर लेना। जो आज साथ है कल वो नहीं रहेगा, जो दूर है कल वो साथ होगा। ये मिलना बिछड़ना चालू ही रहेगा। ये लॉ ऑफ इम्परमानेंस है, इस लॉ को समझना है। बुद्ध की सारी फिलॉसफी इसी पर बेस्ड है। अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, आदि अंत वाले है, आज है कल नहीं है। राहगीर, हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चालू है जीवन की, एक यात्री आके बैठता है, उससे दोस्ती हो जाती है, अच्छा लगता है वो। फिर थोड़ी देर में कहता है मेरा स्टेशन आने वाला है। हम कहते हैं नहीं 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 जाना। वो कहता है अरे मेरा स्टेशन है। हम कितना भी पकड़ के रखे उसको, वो कूदेगा ही, क्योंकि उसको वहां उतरना है, क्योंकि वहां के लोगों के साथ उसके हिसाब है। माँ बाप बैठे ट्रेन में, चल पड़ी गाड़ी, माँ कहती है मैं जाती हूं, नहीं नहीं तुम नहीं जाना। पिता कहते हैं मैं जाता हूं। कई बार दोनों कहते हैं हम साथ में जाते हैं। कोविड में कितने लोगों के माँ बाप एक साथ चले गए, एक साथ। अंतरात्मा हिल गई अंदर से। अभी अभी माँ गई, कुछ दिनों के बाद बाप चले गए। आत्मा हिल गई। अब समझ नहीं आ रहा है ज्ञान योग को क्या करे, कैसे अप्लाई करे, क्योंकि मन एकदम उदासी में चला गया है। कोई ज्ञान की किसी मुरली की पॉइंट को अप्लाई नहीं कर पा रहे। कई योगी फोन आते कि हमारे माँ बाप दोनों चले गए। कुमार सेंटर की बहनें, कुमारियां को कितने सारे लोग, और कई तो ऐसे भी है कि जिनके माँ बाप बहुत बूढ़े थे, 80-90, फिर भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। मतलब दुखी है बहुत कि क्या करे, अब कैसे करे। तो लॉ ऑफ इम्परमानेंस, इसका अभ्यास पहले से ही करके रखना है कि जिसका स्टेशन आएगा वो उतरेगा। ट्रेन चालू रहेगी, हमें भी उतरना है हमारा स्टेशन आने के बाद। इन आंखों से जो कुछ देखते हो, आंखों सहित सब विनाश हो जाएगा। इन आंखों से जो कुछ देखते हो, आंखों सहित सब खत्म हो जाएगा। दूसरा, तीसरा है, ये हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? ठंडी गर्मी के लिए। ये ठंडी आई है, चली जाएगी, फिर गर्मी आ जाएगी, इससे क्या डरना। ये अनित्य है, थोड़ी देर रहेगी चली जाएगी। ये मेरी साधना को भंग ना करे। ठंडी अभी चालू हो रही है, चालू हो गई है, पर पहले से ही संकल्प करके रखना है कि इस ठंडी में मुझे कोई भी मेरी साधना भंग नहीं होगी। ना उठने का टाइम, ना नुमा शाम का योग। तीसरा, ब्रीदिंग। ठंडी को जीतने का तीसरी मेथड क्या है? ब्रीदिंग, श्वास का अभ्यास। ये ब्रीदिंग पर काम करना है। एक व्यक्ति है विम हॉफ, देखा होगा आपने सबने, उसको कहते हैं आइस मैन। उसने 16 बार ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं। पूरा बर्फ में, ये देखो, बर्फ में रहता है, बर्फ के क्यूब में उसको रखते हैं। 2 घंटा 40 मिनट, कभी 2 घंटा 50 मिनट, अलग अलग। उसने किताबें लिखी है, लोगों को ट्रेनिंग देता है। ये देखो बर्फ के अंदर है वो, पूरा बर्फ ही बर्फ, आइस क्यूब, और उसके अंदर वो रहता है। उसको कहते हैं आइस मैन। ढेर सारी किताबें लिखी है। वो दूसरों को ट्रेनिंग देता है, लेके जाता है अपने साथ। ये उसकी किताब का नाम है, द वे ऑफ द आइस मैन। लोगों को ट्रेन करता है। वो कहता है मैं जो करता हूँ कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। और ये केवल दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि ये करते करते उसके अंदर आध्यात्मिक परिवर्तन आते गए, कुछ और ही होते गए। वो पहले स्पिरिचुअल नहीं था, स्पिरिचुअल हो गया टोटली। तो उसने अपनी एक मेथड ढूंढ के निकाली है, विम हॉफ टेक्निक। और भारत में ये सारी टेक्निक सदियों से है। प्राणायाम, भस्त्रिका, कुंभक। तो रोज, ठंडी अभी चालू हो गई है तो सभी लोग डेली 7 से 8 प्राणायाम डेली करना है। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम,
पहले भस्त्रिका से चालू करो, फिर कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम, उज्जैनी प्राणायाम, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन, उसके साथ फिर भ्रमरी प्राणायाम और ओमकार। ये 7 है। 7 प्राणायाम डेली होने चाहिए। सुबह करो तो बहुत अच्छा, नहीं करो तो शाम को, पर खाली पेट हो तो बहुत अच्छा। खाली पेट रहने का ये एक फायदा है, प्राणायाम कभी भी कर सकते हैं। जिसका पेट भरा रहता है वो प्राणायाम नहीं कर सकता है। नाश्ते के बाद प्राणायाम वैसे तो वर्जित ही है, बट शाम का समय भी लोगों का पेट भरा ही रहता है, तब नहीं कर सकते। इसके लिए शाम के समय जैसे कहा रात्रि भोजन, अर्ली डिनर, ताकि रात को भी किया जा सकता है। तो प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। योगी -डिग्री में रहते हैं हिमालय पर, फिर भी उनको कोई ठंडी नहीं लगती, कोई गर्मी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि कुछ श्वास की प्रोसेस वो करते हैं। तो मिनिमम ये 7 प्रकार के जो प्राणायाम है ये रोज करना है। इससे हमारी अंदर टेम्परेचर जनरेट होगा, कोर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हम स्थिर रह सकेंगे। नहीं तो ये डिस्टर्ब करता है एटमॉस्फेयर। पहले तो कई लोगों को माउंट तो इसलिए ही नहीं आते हैं कि यहाँ ठंडी बहुत है, बाबा को मिलने को इसलिए नहीं आते कि ठंडी बहुत है। ये भी एक कारण है कईयों का। ये ठंडी टॉलरेट नहीं होती है, मन में सोच के रखा, ठंडी चालू होती है ना, मुझे ना जुकाम हो जाता है, मुझे छींकें आने लगती है, एलर्जी है मुझे, वेदर चेंज होता है तो एलर्जी होती है। ये मन में है, सारा क्रिएट करके रखा है, एक कंडीशनिंग किया है माइंड को, उसको हटा देना है। मुझे कुछ भी नहीं होगा, संकल्प भी ये करके रखा है। अगला है एक्सरसाइज। जब तक डेली एक्सरसाइज नहीं होगी ठंडी ज़्यादा लगेगी। जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, कम से कम 60 मिनट्स गुड वर्कआउट होना चाहिए डेली, जिसमें पसीना आ जाए। कुछ भी हो, वो कार्डियो हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, रनिंग हो, जॉगिंग हो, फास्ट क्विक वॉक हो, कुछ भी, या फिर उठक बैठक, भारत का दंड बैठक, कुछ भी करो, स्क्वैट्स करो, लंजेस करो, क्रंचेस करो, कुछ भी करो, पर करो। पुलअप्स करो, पुशअप्स करो, कुछ भी करो, वेट लिफ्टिंग करो, पर करो। ये जब तक सारी हमारी जो शरीर की मसल्स है ना, उनको फैलना पसंद है। जब हम कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फैलती है। फैलना अर्थात ऊर्जा। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो सिकुड़ती है। तो फैलाना है उसको, तो ऊर्जा आएगी, शरीर में रक्त दौड़ेगा। ऊर्जा को दौड़ना पसंद है, ऊर्जा को मूवमेंट पसंद है, शरीर को मूवमेंट पसंद है। तो एक्सरसाइज जो है ना वो बहुत जरूरी है। कितनी भी ठंडी हो, पूरा एक्सरसाइज चालू कर, तो कट पूरा रनिंग ऑन द वन प्लेस, एक ही जगह पर दौड़ो। जंपिंग जैक्स, बर्पी, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर करो जरूरी है। क्योंकि ये करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर निर्माण होगा, फुर्ती आएगी शरीर में, आध्यात्मिक बेनिफिट्स भी है। अगला है आदत बनानी है। किस बात की आदत बनानी है? ठंडी को सहने की आदत बनानी है, धीरे धीरे। ये सारी साधना में 2 शब्द याद रखना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। चाहे भोजन का परिवर्तन, चाहे तापमान को हम अपने आप को, इसको कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन, कोल्ड टेम्परेचर को। तो क्या करना है, आदत बनानी है। कौन सी आदत बनानी है? सहन करने की आदत। कैसे बनाएंगे? जैसे 3 रजाई लेते तो 2 कर दो, 2 लेते तो 1 कर दो, खिड़की बंद रखते तो थोड़ी सी खोलो, अभी फिर थोड़ी ज्यादा खोलो, फिर और खोलो। बाहर घूमने जाते हैं नकी पर 3 इनर के बाद कुर्ता के बाद 2 स्वेटर, उसको 1 को कम करते जाओ। आदत डालनी है धीरे धीरे कि आज कुछ नहीं होगा। जब तक 10 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा ना, कुछ नहीं करूंगा मैं, तब तक ये ठीक है, ऐसे ही चलाऊंगा। आज गया था। तो ये संकल्प करके रखना है। ये छोटी छोटी अपने आप को कोल्ड एक्सपोजर की आदत डालनी है। वो लद्दाख और वो सब एरियाज जो है कोल्ड टेम्परेचर, वहाँ बच्चे ऐसे खेलते रहते हैं ठंडी में नंगे पाँव, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको, कुछ नहीं फर्क पड़ता है वहाँ पे, एकदम कोल्ड चिल पानी। हमको याद है हम लोग एक बार लद्दाख थे, तो वहाँ पे वो पेंगवेन लेक है, वहाँ पे इतना ठंडा पानी, गर्म पानी है ही नहीं, पूरा चिल्ड पानी से स्नान किया था उधर। मजा आ गया एकदम चिल्ड हाथ डालो तो ऐसे बर्फ। और वो कहते थे कि अभी नहीं, आप इतना जल्दी स्नान नहीं करो, हमारे यहाँ पानी 10 बजे आता है, 10 बजे तक कौन रुकेगा? अभी ब्राह्मण तो रुकेंगे नहीं आएगा पानी, आएगा बाद में आएगा। अरे पर और लाइट वहाँ है नहीं, वहाँ तो बस कुछ घंटे ही लाइट रखते, वो भी लेके आते,
रात के समय, मतलब 8 बजे से लेके तो 2-3 बजे तक लाइट रहती है, बाकी नहीं, क्योंकि वो एकदम अलग जगह पर है पेंगुइन लेक। तो आदत डालनी है एक्सपोजर की, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, तो शरीर भी मानने लगेगा। तो हैबिट। उसके बाद में ऑल्टरनेट शावर, अगला है ऑल्टरनेट शावर। हमेशा चालू किससे करना है? गर्म पानी से। पर जब लास्ट में जब नहाना एंड होता है, एकदम बकेट पर ठंडा डाल देना, पूरा शॉक लगता है फिर निकल के फट टॉवेल ले लो, बस फिर हो गया। मतलब अपने आप को ऐसे धोखा देना है, पहले एकदम गरम गरम लेना, एकदम गरम 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 गरम, अरे वाह क्या मजा आ रहा है। नमक बिमक डाल के, सॉल्ट वाटर बाथ, नमक डालो और सॉल्ट ले लेना। उसके बाद में जब अभी हो गया तो बकेट एक भर के रख देना, ठंडी वाली, अपने को बताना नहीं, मतलब उसकी तरफ देखना भी नहीं मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, गर्म हो गया कि उठा के सीधा डाल देना सीधा आवाज आई आ, तो इसको कहते हैं ऑल्टरनेट शावर। इससे क्या होगा? ठंडी भागेगी। फिर धीरे धीरे वो जो गर्म ले रहे हो उसको कम कम कर, उसका भी टेम्परेचर एक, कई लोगों को आदत है एकदम हॉट, उधर बाहर पसीना आ रहा है, फिर भी ठंडे गर्म पानी से ही नहाते हैं, क्योंकि आदत ही ऐसी बन गई है। कितनी मुश्किल होती है कहीं अगर हम ट्रैवल कर रहे हो और कहीं जाए तो वहां कुछ है ही नहीं, तो फिर कितना, हमको याद है एक बार हम सेवा केंद्र पर गए थे, वहां इतनी ठंडी थी, तो हमने कहा वो हीटर रॉड है क्या, तो उन्होंने हीटर दे दिया, क्योंकि और हीटर तो दे दिया, 4 दिन देखा वो हीटर तो चल ही नहीं रहा है हमने कहा छोड़ो फिर। तो फिर 4 दिन जब जाने लगे तो बहन जी ने कहा सब ठीक है ना, मतलब सब ठीक था ना, मैंने कहा सब ठीक है फिर उन्होंने देखा, फिर जाते जाते कहा ये तो रॉड बंद है, चालू ही नहीं है। मैंने कहा वो चालू ही नहीं है पहले दिन से तो हम अलग अलग जगह ट्रैवल करते हैं, ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जहां कुछ भी नहीं होगा, तो क्या करोगे फिर? लाइट ही चली गई विनाश के समय 3 दिन के लिए, क्या करोगे? योग का प्रयोग से गर्म करना, हीट योगा तो ऑल्टरनेट शावर। उसके बाद में गेट आउट ऑफ द हैबिट ऑफ कवरिंग अप। ये जो कवर करने की आदत है ना, इसको थोड़ी थोड़ी कम करनी है। हमने पूरा एक ठंडी लास्ट सीजन में कंप्लीट एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें पूरी 100% सक्सेस, ना इनर ना कुछ ना कुछ, पूरा 6 महीना, अक्टूबर से लेके जब से चालू हुआ तब से करके देखा क्या होता है। पर उसकी तैयारी 3 महीना पहले से करके रखी मन से, ये अभी जो अक्टूबर होगा ना, कुछ भी नहीं लेंगे, ना सॉक्स ना स्वेटर ना कुछ, जैसा था वो वैसे के वैसे ही रख दिया। हाँ पहना, बट नॉन एनवायरमेंटल रीजंस वेदर रीजंस नहीं, ये नहीं तो लोग नो पर पागल कर देते हैं तो करके देखा, तो उससे देखा कि ये तो सफलता है, ये भी एक मास्टरी है, ये भी एक विक्ट्री है, ये भी एक जीत है, और इसमें बड़ा आनंद है, आंतरिक जीत है। ये कुछ नहीं हुआ, एक ही तो डर रहता है मरने का, नहीं मरे, मैं जिंदा हूं, ऐसा तो क्या करना है? ये जो है ना, खिड़कियां खोल के, दरवाजा खोल के पूरी हवा आने दो, और कुछ नहीं खास, तो भी पावर बढ़ती है। पर ये सब तो जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे पावरफुल है, जिसकी हमें चर्चा करनी है। इसके लिए इन सबको फटाफट कवर करते हैं। फिर उसके बाद में ड्रिंक आइस वाटर। इन्होंने तो आइस वाटर कहा है, पर नॉर्मल, कई लोगों को ठंडी के समय क्या चाहिए? काढ़ा, कॉफी, टी, गरम गरम, हर चीज गरम, पानी गरम, सब गरम गरम चाहिए। क्यों? ये भी एक आदत है, जैसा पानी हमेशा लेते वैसा ही लेते रहना है। ठंडी रही तो क्या चाहिए? फ्रिज का चाहिए, चिल्ड गर्मी में, और ठंडी रही तो गर्म चाहिए। ऐसा क्यों? एक ही रखना है, जो पानी पीते हैं बस वही पानी, ना ठंडा ना गर्म, सेम पानी, तो बॉडी की पावर बढ़ेगी। अगला, एंजॉय कोल्ड वेदर एक्टिविटीज। जो एक्टिविटीज कोल्ड में खेली जाती है, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, या फिर जो विदेश में ये स्केटिंग, स्काइंग, स्नोबोर्डिंग, जहां बर्फ होती है, वो होते हैं ना उनका, स्कीइंग, स्कोप, ये तो वो सारी एक्टिविटी जो बाहर खेली जाती है, कोल्ड में खेली जाती है, वो खेलो, ताकि वो खेलते खेलते अपने आप एक्सपोज। पोलो ग्राउंड में देखो, सुबह 6 बजे खेलते रहते फुटबॉल वो लोग, उनको ठंडी नहीं लगती है क्या? वो तो कुछ कवर भी, हम लोग वहां पे पूरा 3-3 स्वेटर और शॉल लेके ऐसे घूम रहे, और वो लोग वैसे ही नंगे खेल रहे। देखो क्यों उनको नहीं लगती है ठंडी,
क्योंकि पावर रहती है अंदर, लक्ष्य है एक कि कुछ नहीं होगा। फिर अगला पॉइंट, फील द एक्चुअल टेम्परेचर। कभी कभी हम निकलते ना, ये एक मन में रहता है कि आज ना बिल्कुल 4 डिग्री होगा। अरे नहीं है भैया, 15 डिग्री चल रहा है, ये मन की बात है। एक्चुअल जाके देखो कि जितना आपको लग रहा है ना उतना नहीं है, ये तो मन में ही सोच के रखा है। आज ना टेम्परेचर 2 लग रहा है। हम हमेशा ओवर ज्यादा उसको मन से सोचते हैं, पर उतना रहता ही नहीं है वो। फील द एक्चुअल टेम्परेचर, वो फील करो, ये एक विधि है। अगली, स्टॉप शिवरिंग। ये जो करने की आदत है ना, ये इसको बंद करना है। ये रहता भी नहीं है ना तो भी ये आदत ही बन गई हमारी, बचपन से आदत है ये करने का। ये एक, और दूसरी एक आदत है, वो जो बीमार होता है ना व्यक्ति, कैसा आवाज निकलता है, साइज एंड मोन्स, ये करने से बड़ा अच्छा लगता है, लोगों का ध्यान भी जाता है। मोर्निंग एंड साइंग, मोर्निंग एंड ग्रोनिंग। क्या हो रहा है यहाँ, दर्द हो रहा है, चिल्ला क्यों रहे, मुंह बंद करो। ये जो है ना, ये सारे साइकोलॉजिकल ये भी ठीक है चलो। पर ये जो शिवरिंग है ना, इसको बंद करो। थोड़ी सी ठंडी है, कुछ नहीं होगा मुझे, निकलो बाहर, वैसे ही कुछ नहीं होगा। ये पहले से करके निकलते तो ज्यादा ठंडी लगती है, हटा दो इसको, कुछ नहीं होगा। अगला, नो दैट कोल्ड इज यूजुअली नॉट अ थ्रेट। मुझे कोल्ड से कुछ नहीं होगा, थ्रेट है ही नहीं है। अगला, वो लोगों के बारे में सोचो जो हमसे कम तापमान में रहते हैं, जहां -डिग्री टेम्परेचर होता है, 40 डिग्री, -40, 10, 5 डिग्री टेम्परेचर है। आज अगर इंटरनेट पे जाओ और निकालो वो सारे एरियाज जहां 0 डिग्री है, वो लोग कैसे रह रहे हैं। फिर फौजी, ये लोग कैसे रहते हैं, काम तो करते, गरीब लोग ले लो। और जो फौजी होते हैं, वो जिनको ड्यूटी है उस टाइम पे है, वो क्या कहेंगे कि हम नहीं जाएंगे? नहीं, उनको करना ही है, उनको तो जाएंगे नहीं तो कैसे। यहाँ से आबू से रोज सुबह 4 बजे गाड़ी नीचे जाती है, ये जितने सब्जी वाले हैं सब्जी लेने के लिए नीचे। अब वो सोचेंगे अरे ये कोई जीवन है, वो कोई योग थोड़ी ना कर रहे सुबह, उनको तो पैसा कमाना है। तो सुबह 3:30 बजे उठते हैं, गाड़ी लेके नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुबह 6 से पहले सारा लगाना है। इसके लिए बाहर पर सड़क पे फुटपाथ पर सोते रहते, उनको ठंडी नहीं लगती। और हमने अपने मन में ये करके रखा है ठंडी बहुत है। अरे काहे की ठंडी, कोई ठंडी नहीं है। मन में संकल्प करके रखो कुछ भी नहीं होगा मुझे। उसके बाद में गेन वेट, जिनका वेट कम है उसको ठंडी ज्यादा लगती है। पर हेल्दी मैनर से वेट गेन करना है, अनहेल्दी मैनर से नहीं कि बहुत खाऊं और वेट गेन हो जाए। जिनके ये फैट कम रहता है तो ठंडी ज्यादा लगती है। उसके बाद में स्पिरिचुअल ड्रिल्स, हमारी आध्यात्मिक ड्रिल्स। मैं कौन हूं? हीट योगी, ज्वालामुखी योगी, वोल्केनो हूं मैं, आग हूं आग, मैं खुद ही आग हूं। बर्फ, यहां बैठ के हीटर हूं, जो रॉड रहता है ना हीटर वाला जो कमरे में, वही मैं हूं। हाँ, तो ये मैं हूं ट्रांसफॉर्मर। हाथ लगा दूंगा ना तो पसीना आ जाएगा, आ रहा है। तो ये सारी मेथड से अभी जिस मेथड की हम चर्चा कर रहे हैं वो है आहार। ये लास्ट 16th आहार, 16th हो जाएगी, बाद अच्छे से गिन लेना बाद में। मानव, एक बार गिना देता हूं, चलो 16 हो जाएंगे। सबसे पहला बताया योगी, दूसरा लॉ ऑफ इम्परमानेंस, आगे पीछे कर रहे हैं अभी, ब्रीदिंग, फिर एक्सरसाइज, फिर रिचुअल ड्रिल, फिर आदत बना दो, ऑल्टरनेट शावर, हैबिट ऑफ कवरिंग अप, जो कवर करने की आदत है ना बहुत सारा पहनने की, वो हटा दो, कोई जरूरत नहीं इनर की। बिना इनर के देखो इस साल क्या होता है, कुछ नहीं होगा। संकल्प कर लो कि इनर निकालना ही नहीं, अंदर ही रख दो, बिल्कुल बांट दो किसी को। यही जमा करा दो, लेना ही नहीं है इस बार, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद में नॉर्मल पानी, फिर कोल्ड वेदर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, फिर एक्चुअल टेम्परेचर को फील करना, फिर इमेजिन करना कि वो लोगों को, कि वो जो हमसे भी कोल्ड में जीते हैं, फिर स्टॉप शिवरिंग, शिवर नहीं करना बिल्कुल ये। फिर उसके बाद में ये जानना कि कोल्ड से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, इट इज़ नॉट अ थ्रेट। और फिर वजन बढ़ाना, और जो मुख्य है, जो इसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, वो है अनाज और ठंडी गर्मी। मानव अन्य प्राणियों की तरह जब तक प्राकृतिक आहार पर रहा तब तक वह ठंडी और गर्मी को बहुत आसानी से सहने योग्य था। यह सबसे पावरफुल पॉइंट है अभी जो चर्चा कर रहे हैं। ये जितनी 15 गिनाई, ये एक तरफ। अब जो स्वाभाविक हो जाए बिना कुछ किए, वो है आहार।
ठंडी और गर्मी का उसके शरीर पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि कुदरत ने ठंडी गर्मी दो तो इससे लड़ने की और सहने की क्षमता भी हमें पहले दी है। प्राकृतिक आहार और शुद्ध हवा, प्रकाश के कारण शरीर में विषाक्तता का अभाव और क्षार तत्वों की भरपूर अधिकता के कारण शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता और जीवन शक्ति बहुत ही आसानी से ठंडी गर्मी को झेलने योग्य रहती है। क्या होता है, जितना शरीर में इम्प्योरिटीज होगी, मल होगा, टॉक्सिसिटीज होगी, विषाक्तता होगी, उतनी ठंडी गर्मी का प्रभाव होगा। जितना शरीर प्योर होगा उसमें ये सब चीजों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना अल्कलाइन फूड लेते रहेंगे हम, हाई प्राणिक डाइट लेंगे और जितना कुक्ड वाला लेंगे, उतनी ठंडी गर्मी ज्यादा प्रभावित करेगी। कपड़े और मकान द्वारा शरीर को छिपाने व ढकने की अधिक आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पेड़ों गुफाओं की छांव में ही काफी थी उस समय। ठंडी गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए हमारे पूर्वज ऋषि मुनि योगियों ने अपने इस सहज स्वाभाविक क्षमता का भरपूर लाभ उठाया और वे वन्य प्राणियों की तरह कम से कम कपड़े रहकर पहनकर ही अपने जीवन शक्ति को प्रबल खजाने को सिद्ध कर हमें आश्चर्यचकित दृष्टि से देखने के लिए मजबूर कर देते थे। ठंडी गर्मी की सहनशीलता सिर्फ एक आदत मात्र है। ये क्या है? एक हैबिट है। बस हमने यहाँ क्या सोच रखा है, यहाँ सोच रखा है मुझे कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। जिसने ये सोचा होगा उसको होगा। जिसने ये सोचा कि मुझे अभी ठंडी लगेगी, मैंने वो पी लिया, वो खा लिया, तो मुझे ऐसा होगा, तो उसको होगा। जिसने नहीं सोचा उसको कुछ नहीं होगा। अगला, बहुत हद तक पका हुआ अनाज हमारी इस अद्भुत क्षमता को कमजोर करने का कारण बना हुआ है। जितना कुक्ड डाइट लेंगे, जितना प्रोसेस डाइट लेंगे, उतना हमारी ये क्षमता कम है टेम्परेचर कंट्रोल की। अनाज की अम्लता, अनाज में कल भी हमने देखा था परसों, एसिडिक है वो। उससे क्या होता है, और अधपची विषाक्तता शरीर पर बोझ बनकर शरीर में ही संचित रहने लगी। अनाज अपने अम्ल को संतुलित करने के लिए शरीर के सार तत्व को लूटता ही रहता है। पकाने के कारण पाचक तत्व एवं विटामिन का अभाव हो गया। अनाज अधिक सेवन करने के कारण फल मेवे जैसे प्राकृतिक आहार की हमारी नियमित भोजन में कमी हो गई, जिसके कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमजोरी आ गई और वह बनावटी रोग कारक आहार के साथ साथ बनावटी कपड़े और गर्म खाद्यों का गुलाम हो गया। हम क्या कहते हैं, गर्म चीजें खाओ, गर्म चीजें खाओ, लड्डू खाओ, ये खाओ, वो खाओ। वो लड्डू खाने से कुछ नहीं होता है। लड्डू किस लिए होते हैं? बांटने के लिए होते हैं। लड्डू मिले तो सबसे पहला काम क्या करो, ढूंढो किसको दूं, उसको देने का काम करना है। टोली मिलने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है निखिलेश भाई, किसको दूं, खुश हो जाएंगे। जैसे जैसा हमारा शरीर और जीवन अप्राकृतिक और गलत होता चला गया, ठंडी और गर्मी से लड़ने की हमारी क्षमता भी क्षीण होती चली गई। प्राकृतिक आहार पर रहने के बाद ही हमें और हमारे असंख्य मरीजों को इस खजाने का अनुभव हुआ कि प्राकृतिक आहार पर लंबे समय तक रहते चले जाने पर अनाज की मात्रा आहार में कम होते ही ठंडी गर्मी से लड़ने की क्षमता में बहुत वृद्धि हो गई। अपने आप पावर आ गई, गर्मी ज्यादा नहीं होती है। इन्होंने अभी पहले गर्मी का दिया है। ठंडी गर्मी क्या अनुभव लगती है? आनंददायक। अत्यंत ठंडी या गर्मी में सामान्य लोगों की तरह कोई व्याकुलता या बेचैनी अनुभव नहीं होती। लोगों को क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, व्याकुलता होती है। बहुत गर्मी हो रही है, कार में जा रहे, अगर एसी नहीं रहा तो कितना कमेंट्स करेंगे, कितना पसीना, कितना पसीना, कितनी गर्मी, कितनी गर्मी। धूप में जा रहे तो बार बार ये करेंगे, वो करेंगे, सूरज को कोसेंगे, मौसम को कोसेंगे, सबको कोसेंगे। हमने तो पहले ही कहा था नहीं आना, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, छतरी लाना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ढेर सारी चीजें। जहां एक और सामान्य लोग गर्मी से झटपटा रहे, वहां दूसरी ओर हमारे शरीर में शीतलता का अनुभव होता है। गर्मियों में कभी पंखा चलाने की अधिक आवश्यकता का अनुभव नहीं करना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी सेव, ज्यादा जब पंखा चलाने की, ज्यादा एसी कूलर कोई जरूरत ही नहीं है। और उसमें भी कैसा, धूप से आते सीधा एसी में। इज इट अ गुड प्रैक्टिस? लोगों को आदत है एसी चाहिए, एसी के बिना तो रह ही नहीं सकते। एसी की आदत पड़ी, वो भी एक एडिक्शन है एसी का। विनाश के समय एसी मिलेगा क्या? डीसी मिलेगा, डीसी, डेथ सर्टिफिकेट होता है, हंटर। पसीना भी बहुत हल्का निकलता था। मेहनत करने पर भी पसीने में बढ़ोतरी होती थी।
या अन्यथा नहीं। दूसरे लोगों के मुकाबले हमारे पानी की प्यास भी बहुत कम थी। जहां लोग 15-20 ग्लास पानी पी जाते थे, हम मुश्किल से 4 ग्लास पीने से ही अधिक पानी की आवश्यकता नहीं थी। वृक्ष की छांव और जमीन पर सोने से गर्मी का आनंद और बढ़ जाता था। गर्मी का हम पर प्रभाव नहीं, पसीना कम आएगा, पसीना ज्यादा नहीं आएगा, पानी भी बहुत पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो धूप है, धूप है, धूप है, पानी पीते रहते। फ्रिज का निकाल निकाल के पीते रहते। फ्रिज का पानी वो एक्चुअली हमारी प्यास को खत्म कर देता है। वो उसका पिछले भट्टी में हमने चर्चा की थी। वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सामान्य पानी है वही लेना चाहिए, चाहे कितनी भी गर्मी रहने दो। हम वो थोड़ा सा सबसे बेस्ट तो है रेन वाटर, उसके बाद है झरनों का पानी, जो स्वच्छ पानी है, जो प्राकृतिक पानी है, वो सबसे बेस्ट है। लोग पानी जमा करके रखते हैं रेन का कैनर में, टैंकर्स में जमा करते हैं और वही सारे साल भर पीते हैं। तो ये तो हो गया गर्मी का कोई प्रभाव नहीं। उसके बाद है कड़क गर्मी में लोगों को जो तड़प और छटपटाहट अनुभव होती है, उसका मूल कारण अनाज या मांसाहार की अम्लता है। सबसे ज्यादा अम्ल कारक कौन है? एसिडिक। एक तो नॉनवेज और दूसरा अनाज, ग्रेन्स, सीरियल्स, जिसके कारण शरीर पहले से ही सड़ांध की गर्मी से भरा हुआ रहता है। बाहर की गर्मी इस सड़ांध और विषाक्तता को और अधिक उत्तेजित कर देती है, जिससे व्याकुलता असहनीय हो जाती है। इसी सड़ांध के कारण गर्मियों में मल सड़कर चर्म रोग, दस्तों, उल्टियां, हैजा, लू के रूप में उछलकर बाहर फूट पड़ता है। प्राकृतिक आहार वालों के भीतर ये सड़ांध और विषाक्तता बनती ही नहीं। जो प्राकृतिक आहार पर है यह है ही नहीं, इसलिए रोग असंभव है। अनाज बहुत बड़ा जिम्मेदार है हमारी इस विकृति का, कमजोरी का और मौसम से होने वाले रोगों का। सर्दी के मामले में भी कुछ ऐसे ही अनुभव हमारे सामने आए हैं। कुछ मरीजों ने भी विस्मयकारक अनुभव दिए। दमा के मरीज हर संभव प्रयास से ठंड से बचकर रहते हैं। दमा से मुक्त होने के बाद जब हमारे मरीज प्राकृतिक आहार पर रहे तो उन्होंने अनुभव किया कि वह सुबह 5 बजे की कड़ाके की ठंड में नंगे बदन दौड़, व्यायाम और योगासन कर रहे थे। इसकी वजह केवल इतना ही नहीं था कि शरीर उनकी विषाक्त द्रव्य से मुक्त था। प्राकृतिक आहार के तत्वों ने इनको और अधिक प्रबल कर बना दिया। अनाज के संस्कार हमारे रग रग में है। अनाज के संस्कार हमारे रग रग में। एक दिन अनाज छोड़ दिया तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया। एक दिन रोटी छोड़ के देखो, ऐसा लगता है कुछ मिसिंग हो गया। एक दिन चावल नहीं खाओ, ऐसा लगता है क्या मैंने कल इतना बढ़िया पुलाव बना था वो छोड़ दिया, जैसे एक बहुत बड़ी प्राप्ति से वंचित रह गया मैं। कोई लॉटरी मिलने वाली थी वो छूट गई। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने लिखा हुआ है कि हम कभी इस बात के लिए पश्चाताप नहीं करते कि कल रात में मैंने भोजन कम खाया था। कोई करता है? कितना भी अच्छा था, पर ऐसा कोई बोलता है अरे इतना बढ़िया था मैंने कम क्यों खाया, ज्यादा खाना चाहिए था? नोबडी। हाँ, इस बात के लिए हमेशा करते कि ज्यादा खा लिया। कम के लिए कभी कोई, आज सुबह नाश्ता बहुत अच्छा था पर मैंने छोड़ दिया, कोई पश्चाताप नहीं होगा। याद भी नहीं रहता किया कि नहीं, क्योंकि अगला सामने आ गया ना, हो गया, पेट शांत हो गया। उसको तो बस चाहिए कुछ ठंडा शांत रहने के लिए। तो अनाज के संस्कार हमारे रग रग में है, इतना जल्दी निकलने वाला नहीं है। कोई कहे कि मैं अभी करता हूं और अभी मुझे अनुभव हो जाए ठंडी से मुक्ति, इतना आसान नहीं है। 2 महीने से लेके 2 साल से लेके 20 साल भी लग सकते हैं इस प्रक्रिया को पूरा इससे मुक्त होने के लिए। 2500 साल के संस्कार है, धीरे धीरे होगा ये काम। इसमें और बहुत सारी बातें लिखी है, वो सब छोड़ रहे। लास्ट एक विशेष चेतावनी, जो लोग अनाज छोड़कर प्राकृतिक आहार पर रहकर इस सच्चाई का प्रयोग करना चाहते हैं, वह इस तथ्य से परिचित हो कि 1-2 महीने में ही निर्णय नहीं ले, क्योंकि सालों से शरीर में गलत आहार, अनाज, दूध, मांस की विषाक्तता, अम्लता लबालब संचित रहती है। इस विषाक्तता से मुक्त होने के लिए 2 महीने से लेकर 2 साल तक लग जाते हैं। यह हर व्यक्ति के जीवन शक्ति, दृढ़ता और संयम पर निर्भर है। किसी को 2 महीने में ही हो जाएगा, उसको मास्टरी हो जाएगी। किसी को कई सालों से कर रहे फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी अभी भी बीमार पड़ते रहते। प्राकृतिक आहार से यह विष द्रव्य धीरे धीरे सहज रूप से निकलते हैं। पानी पर कुछ दिनों तक उपवास करने पर नया मल नहीं बनने के कारण पुराने मल का बहुत तेज गति से निष्कासन होता है। उपवास के बाद प्राकृतिक आहार के परिणाम भी बहुत शीघ्र मिलते हैं, परंतु उपवास दुधारी तलवार है। प्राकृतिक चिकित्सक की देखरेख में रहकर करना चाहिए या उपवास संबंधी श्रेष्ठ पुस्तकें अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद ये सारे प्रयोग करना है। ऐसे ही नहीं करना है, बुद्धिमान रीति से करना है, नहीं तो गलत प्रभाव होंगे उनके। शरीर में विष द्रव्य निकलने के कारण
गर्म उत्तेजक भोजन के छोड़ने के कारण पहले पहले गर्मी लगने के बजाय ठंडी भी कुछ दिन ज्यादा अनुभव होगी। लोग कहते हैं ये कच्चा खाते हैं ना, तो क्या होता है, ज्यादा ठंडी लगती है, इसलिए ठंडा होता है। केले वेले तो खाना ही नहीं चाहिए, ये ऐसा कहते हैं सब। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये गर्म वाली चीजें खाओ, ये सूप पियो, ये क्या पियो, काढ़ा, ये चाय, ये सूप, ये काढ़ा, ये सब पियो, इससे ना थोड़ी गर्मी बनी रहे। कॉफी कड़क, पर ये सब भ्रांति है। धीरे धीरे होगा, जो इस पे जाएगा धीरे धीरे शरीर की चेंज होगा और हम नेचुरल प्राकृतिक इस पे आएंगे फुल, तब कोई भी टेम्परेचर का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। इसलिए घबरा कर कई लोग ऐसे भ्रम पूर्वक गलत निर्णय ले लेते कि फल सब्जियां ठंडी होती है, हम नहीं खा सकते। शरीर रक्त शुद्धि के बाद ही प्राकृतिक आहार का असली महत्व अनुभव करता है। तो धीरे 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 हमको क्या करना है, अभी ठंडी चालू हो रही है ना, तो सबसे पहले उसका कोई वर्णन भी नहीं करना, आज इतना टेम्परेचर है उतना, दूसरों को ना डराना, खुद डरना, और या फिर उसको मजाक बनाया ये कुछ भी नहीं है, 10 डिग्री तो कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, 5 कुछ नहीं होगा, 4 कुछ नहीं होगा, 0 कुछ नहीं होता, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। ये एक संकल्प ही हमारी आत्मिक बल, जो कल कहा था ना, साहस अर्थात ये नहीं कि भय का अभाव है, संपूर्ण भय के साथ साहस का प्रदर्शन अर्थात अभय, मुझे कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं होगा, ये संकल्प, ये योगी की अवस्था है। ओम शांति।